हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 वीडियोस कर लिए हैं हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर, और हमने अपने जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से टैकल कर लिया है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, और कुछ छोटे-मोटे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं। हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे, और इसके बाद जो हमारी क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। आज हम जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस, एनडीए के कुछ पीवाईक्यू हम लगाएंगे, और साथ ही हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि कह सकते हो आप कि आ सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स में, हम उनको टैकल करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज की जो शुरुआत है ना, वो हम क्वेश्चन से कर रहे हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर हमने किया था, उस लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अरे किया था कि नहीं किया था? आई होप आप सबने किया था, और आप सबको समझ में भी आया था। तो आज मैं पहली स्लाइड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपके जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। एक बार आप लोग भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर एंड देयर सम इज नोटेड, व्हाट डज दैट मीन। क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आ गया होगा। नहीं आया तो अभी अपन इसको करते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, यहीं पे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर 2 डाइस फेंके जा रहे हैं तो हमारा सैंपल स्पेस हमें पता है कि सर या तो 1 1 हो सकता है, या तो 1 2 हो सकता है, या तो 1 3 हो सकता है, या फिर 1 4 हो सकता है, या फिर 1 5 हो सकता है, या फिर 1 6 हो सकता है, या फिर 2 1 हो सकता है। इन अ सिमिलर वे 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से 3 1 3 2 3 3, समझ रहे हो? तो लास्ट में हमारा 6 6 आ जाएगा। आई होप आपको पता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम इन केस ऑफ डाइस निकालने का एक फॉर्मूला भी था। क्या था फॉर्मूला? सर वो फॉर्मूला तो हमें याद है। वो फॉर्मूला सर और कुछ नहीं, डाइस के केस में वो फॉर्मूला हो जाता था 6 की पावर n। सही बात है। n n हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस है सर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सर 36 हो जाएगा। तो डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो और कुछ नहीं, क्या है, 6 की पावर n। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। सर उसके बाद ये बोल रहा है एंड देयर सम इज नोटेड, व्हाट डज दैट मीन। अरे सम इज नोटेड का मतलब ये है कि जैसे अगर इन केस एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए और बी आ रहे हैं तो उनका सम नोट कर लिया गया, मतलब ए प्लस बी ले लिया गया है, उनका सम को नोट कर लिया गया है। जैसे 1 और 1 आ रहा है तो हम इसका सम को नोट कर लेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से उनने सम को नोट कर लिया। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसमें कुछ मिस्टेक नहीं, एकदम सही पॉइंट है। पॉइंट ये है कि सम इज इवन। पहला जो इवेंट हमारा दे रहा है वो ये दे रहा है कि सम हमारा इवन होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे किस किस केस में सम हमारा इवन हो सकता है। आई आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब तक का क्वेश्चन। देखिए सर, अगर हम सम इज इवन की बात करें तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमारा इवेंट हो कि सम इज इवन, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर सम इवन हो सकता है हमारा, अगर इवेंट की बात की जाए तो सर एक तो हो सकता है 1 1, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। 1 + 1 2, सर 1 3, सर 1 5, ठीक है सर 2 2 2 1 नहीं होगा, 2 + 1 3 होता है, तो 3 इज नॉट एन इवन नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 4 2 6, ठीक है।
इसी तरीके से 3 1 3 3 और 3 5 इन अ सिमिलर वे 4 2। आई होप आप सब मेरे साथ कर रहे हो। 4 4 और 4 6। इसी तरीके से 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 और 6 6। ये हमने सारे ही जो पॉसिबल आउटकम्स थे जब इवेंट सम इज इवन होना था, हमने सारे आउटकम्स लिख लिए हैं। आई होप आपको यहां तक तो बात समझ में आई होगी। सर इसमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? सर नंबर ऑफ टोटल आउटकम की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा। आप काउंट करके यहाँ पे लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये सर 18 हो जाएगा। क्या सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नेसेसरी है? आई होप आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड किया है कि हमें बताना है कि कौन कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें एक ही पेज में हम सारी चीजें कर लें। ठीक है, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट जो इवेंट है वो हमारा है, हमें बोल रहा है, सॉरी, हाँ, बी सम इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है सर, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो हम यहां पे लिख देते हैं इसको, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे अगर हम बी की बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 1। अच्छा, 3 के मल्टीपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशन होती है, अगर आप सबको नहीं पता, 3 का मल्टीपल होने के लिए आपको, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ए बी है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो? ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ओनली इफ ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई। इसका क्या मतलब सर? जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए 64 एक टर्म है, अगर हम 6 + 4 करें तो इसकी वैल्यू आएगी 10। क्या 10 हमारा डिविजिबल है 3 से? नहीं सर, 3 3 जा 9 होता है, तो ये हमारा 64 भी हमारा नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए 21, तो अगर मैं 2 + 1 करूं तो ये आएगा 3। सर 3 3 1 जा 3 होता है, मतलब ये डिविजिबल है और ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसका मतलब जो कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए वो क्या है? उनका सम जो है जो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 1 के साथ हम क्या ऐड करें कि वो 3 का डिविजिबल हो जाए? यही पिन रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 हम रख सकते हैं? नहीं सॉरी, 1 और 3 हम नहीं रख सकते। 1 और 2 रखा जा सकता है, 1 और 5 रखा जा सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 2 और 1 रखा जा सकता है, 2 और 4 रखा जा सकता है। अरे 2 + 4 6 होता है, तो 6 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट? एग्जैक्टली, डिविजिबल बाई 3। अगर मैं बात करूं 3 3 से हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 6 भी हो सकता है, सही है सर। 4 2 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। 4 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। 5 5 1 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, और 6 3 हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है? 6 6 हो सकता है। मैं इतनी मेहनत करके इसलिए इसको लिख रहा हूं ताकि आपको इस कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा इवेंट, जिसके आउटकम्स ये होंगे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब तीसरे इवेंट की,
तो तीसरा इवेंट हमारा क्या है? तीसरा इवेंट है सर सम इज लेस देन 4। सम इज लेस देन 4 तो सर केवल एक ही दो केस में है, देख लेते हैं। सम इज लेस देन 4 सर 1 1 बिल्कुल सही है सर। चलिए लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 क्या हम लेंगे? नहीं सर 1 3 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो कंडीशन थी इवेंट में वो ऐसा बोल रही है कि हमारा जो सम होना चाहिए वो लेस देन 4 होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल भी ये नहीं लिखी हुई है कि सम शुड बी सम इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 का इक्वल नहीं आना चाहिए सम, हमारा सम लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 का अब कोई भी टर्म नहीं आएगा। ठीक है, 1 1 और 1 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 1 3 1 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। इसके अलावा और कोई भी टर्म नहीं आएंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 1 1 1 2 2 1 2 2 नहीं आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई होप। इसी तरीके से हम डी भी लिख लेते हैं। डी हमारा क्या है? सम इज ग्रेटर देन 12। सॉरी यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, ये सम इज ग्रेटर देन 11 होगा। ठीक है, तो अगर सम इज ग्रेटर देन 11 की बात करूं तो केवल ये एक ही केस में होगा। कौन से केस में होगा? 6 6। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था, इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? अब बताइए आप। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कंडीशन क्या होती थी? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बेसिकली वो होते थे जिसमें हमारे दो इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। इट मीन्स कि दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकते। सेकेंड थिंग क्या थी? एक अगर हम आसान तरीके से अगर हम समझना चाहें तो सर जो इनका इंटरसेक्शन होता था ना वो फाई आना चाहिए। मतलब अगर एक सेट में कोई चीज है तो वो दूसरे सेट में ना हो। ऐसा हम देख लेते हैं ना सर, इसमें 1 1 1 3 1 5 ये सब वगैरह है सर, बी में 1 2 इसमें है सर, 1 2 इसमें नहीं है। चलिए ठीक है सर, इसमें 2 1 नहीं है, ठीक है। 1 5 सर, इसमें 1 5 है, इसमें 1 5 है, तो ए और बी तो नहीं होंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 5 है और यहाँ पे भी 1 5 है। इसका मतलब कॉमन टर्म्स मिल गए। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा? नॉट 5। इसका मतलब अगर नॉट 5 आ रहा तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी की बात करें तो सर ए में 1 1 है, सी में भी 1 1 है, तो सर ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही पॉइंट में कैंसिल हो गया। सर अब एक काम करते हैं, ए का डी के साथ देखते हैं। सर ए का डी के साथ भी नहीं देख सकते क्योंकि 6 और 6 है, तो ए और डी भी नहीं हो सकता। सर सी और डी का देखें एक बार, तो बी का भी देखते हैं। चलिए सी का बी का सी के साथ देखें। सर बी में सर 1 1 है, 1 2 है, सर 1 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बी और सी भी नहीं हो सकते। सर बी और डी का देखें तो सर बी और डी भी नहीं हो सकते। ठीक है, 6 और 6 6 6 6 6। सी और डी का देखते हैं। सर सी और डी हमें लग रहे हैं कि ये हमारे क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो ये हमारे हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्यों होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्योंकि यहाँ पे जो सी इंटरसेक्शन डी है वो हमारा फाई है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इज नथिंग बट 0। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा अपने इंडेक्स को देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। जो शुरू का 10-15 मिनट था उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, और उससे हमने जो अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में उनको बढ़िया से रिवीजन कर लिया उनका, और एक अच्छे तरीके से आप शुरुआत करते हैं। और हम थोड़ा सा जंप करेंगे अच्छे क्वेश्चंस पे जो कि हमारे जेडब्ल्यू के पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, हमारे एनडीए के पीवाईक्यू हैं, उन सब क्वेश्चंस में हम जंप करेंगे, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम अभी सीखेंगे। अभी तो कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और उनको हमको समझना है किससे? क्वेश्चन के थ्रू। आई होप बात समझ में आई होगी। तो ठीक है, अब हम पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। मुझे ये बताइए, क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया? बिल्कुल सर पढ़ लिया हमने।
सर सैंपल स्पेस हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सर पढ़ लिया हमने। इवेंट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ लिया, इक्वली लाइकली आउटकम्स पढ़ लिया। बताओ क्या होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स? सर इक्वली लाइकली आउटकम्स बताइए बताइए। सर इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जो जिनके होने की जो एक साथ प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है। क्या मतलब सर? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस पर बात की है, पर मैं वापस बता देता हूं कि ऐसे आउटकम्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करें, टॉस अ क्वाइन, तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मुझे ये बताइए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इट मीन्स दे कैन नॉट अकर्स, एक साथ हो नहीं सकते। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। मतलब दोनों के होने के चांसेस एक तरीके से आप समझ लो वो सेम है। आई होप बात समझ में आई होगी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने ये भी पढ़ी थी ना क्लासिकल डेफिनेशन? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी थी। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। लेकिन मैं आपको वापस से याद दिला दूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया। जी हाँ सर, हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है 0। तो हमारा जो ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी बचता है वो क्या बचता है? पी ए प्लस पी बी। आई होप आपको ये बातें याद होंगी। अब जो हमारे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये कॉन्सेप्ट हमें आज सीखना है। बेसिक कार्ड प्रॉब्लम आज हम देखेंगे और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जेईई के और कुछ एनडीए के। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है। अगर मैं एग्जैक्टली की बात करूं और एटलीस्ट की बात करूं, एटमोस्ट की बात करूं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 coins टॉस्ड। ठीक है, 3 कॉइन्स हमने टॉस किए। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है सर, सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सर सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा हेड हेड हेड। पहले तो हम ये करते हैं, उसके बाद से इसमें से एक को टेल कर दीजिए। ठीक है, कर दिए। उसके बाद सर एक काम करिए, इस टेल को शिफ्ट कर दीजिए, इस टेल को शिफ्ट कर दीजिए। सर इस टेल को अब नंबर 1 पे रख दीजिए। ठीक है, रख दिए। सर उसके बाद क्या करिए कि वापस से 2 टेल ला लीजिए। ठीक है सर, ला लिए। सर एक बार अब टी एच टी कर दीजिए। सर एक बार फिर टी टी एच कर दीजिए और फिर सर टी 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 कर दीजिए। आई होप आपको सैंपल स्पेस तो आता होगा। ठीक है, अच्छा इसको क्वाइन वाले को निकालने के लिए एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था जरा बताना जरा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैंने सुन लिया। क्वाइन के केस में मैंने फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम निकालने के लिए आपको 2 की पावर n करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्वाइंस हैं तो इसलिए हम 2 की पावर क्यूब करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 8। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा पॉइंट है, ये क्या हो गया? हाँ ठीक हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली और एटलीस्ट और एटमोस्ट अगर हमें निकालना है तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमें पूछा गया है कि आप बताइए कि एग्जैक्टली 2 हिट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली 2 हिट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा। अगर मुझसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली 2 हिट्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए तो मैं कह सकता हूं एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर हमसे पूछा जाए
या फिर हमें पूछा जाए, चलिए पहले एग्जैक्टली वाले को करते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि सर इसमें कुछ नहीं, हमें वो चीज देखनी है कि कम से कम 2 हेड ही हों, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड्स ही होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ना एक कम ना एक ज्यादा। अच्छा सर जरा बताना जरा कौन कौन से हैं इसमें, जैसे एच एच एच, क्या ये एग्जैक्टली 2 हेड्स की कंडीशन में आ रहा है? नहीं सर, इसमें एक ज्यादा है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। एच एस टी, बिल्कुल सर ये आ रहा है, एच टी एच आ रहा है सर, ये भी आ रहा है सर, सर ये नहीं आ रहा है, सर ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 3 कंडीशंस बन रही हैं? कुछ मिसिंग है क्या? एच टी टी, एच एस टी, बिल्कुल सही। तो हमारे पास 3 कंडीशंस बन रही हैं, तो हम कह सकते हैं हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 3/8 हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जैक्टली 2 हेड की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी? 3/8। अगर हमें बोला जाए कि एटलीस्ट 1 हेड की कंडीशन बताओ, क्या बोला जाए? एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट का मतलब और कुछ नहीं, ये होता है कि कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। उससे ज्यादा आप कितने भी कर लो वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। तो सर अगर कहूं मैं कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड में तो एक हेड तो है, इसमें 3 है सर, तो क्या होगा? बिल्कुल होगा, एक हो जाए बस हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ इन सब में कम से कम एक हेड है, केवल एक को छोड़ करके इसमें हमारे एक भी हेड नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 7/8। आई होप आपको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो याद होगा कि नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। गुड। अब बात आती है एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अगर एटमोस्ट का मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एटमोस्ट 1 हेड आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है सर, एटमोस्ट 1 हेड, इसके लिए मैं क्या करूं सर? सर एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स आप एक ही हेड ले सकते हो, उससे कम रहे ठीक है, उससे कम मतलब एक भी हेड ना हो चले, लेकिन सर एटमोस्ट एक से ज्यादा अगर हेड हुआ तो दिक्कत वाली बात है। सर देख लेते हैं। सर एच एच एच, सर इसमें तो एक से ज्यादा है तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें भी सर एक से ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें सर एक है, इसमें इसको ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। सर इसमें भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो 0 है तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एटमोस्ट 1 हेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी हो जाएगी 4/8, जिसको मैं लिख सकता हूं 4/8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें समझने। अब हमारे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। आप सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कुछ चीजें, और आपको याद करना है कि हाँ ये हमने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ रखा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने, इसको हम क्या कहते हैं? ये तो हमने आज भी पढ़ा, ये हमारा होता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको याद होगा। ये हमारा क्या है? एडिशन थ्योरम है ये हमारा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस पी ई एंड ए इंटरसेक्शन बी। आई होप बात समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि यार ये ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या लिखा हुआ है। जिसने सेट पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जिसने सेट नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही होगी। पर मैं तो यही बोलूंगा कि आप सेट पढ़ लीजिए, थोड़ा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लीजिए। पर फिर भी अभी हम कंटिन्यू रखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? अभी तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बहुत ही इजी तरीके से आप वेन डायग्राम का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी करवाऊंगा आगे, आप देखते जाना। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, पहले तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। उसके बाद सर तीनों को दो दो के फॉर्म में कपल बना के तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। और उसके बाद सर क्या करो?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दो, इसको आप याद कर लो। लेकिन अगर आपको समझना है तो ये कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चंस में, मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमने कल ही पढ़ा है सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर। ये हमारा क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये कैसे आया सर, ये हमारा आता है डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। सर ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा बेसिकली हमने सेट में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें केवल आपको एक चीज याद रखनी है, अगर एंड है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ और, या फिर आप ऐसे याद रख लो इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कन्वर्टेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर बताइए, थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा इंटरसेक्शन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमारा सब कुछ सेम है, बस हमें होल ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पे हमारा यूनियन आ गया। उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बस ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ हो गए और इसी का अप्लाई करके हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, हम जस्ट इसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट। आई होप आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि ये पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा जेडब्ल्यू मेंस पे, वो मैं क्वेश्चन अभी आगे करवाऊंगा, तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर, अगर दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हैं इसका मतलब उसमें हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बहुत ही कम क्वेश्चंस में ऐसे पूछता है, लेकिन आपको ऐसे लैंग्वेज बना के दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आप तो कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आप क्या अप्लाई करोगे, वेन डायग्राम अप्लाई करोगे, जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो सिंपल सी ट्रिक है, अगर मैं बताऊं आपको, चलो अभी इसको समझ लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। अगर मैं ए प्लस बी बोलूं, ये भी ए यूनियन बी है। अगर मैं ए माइनस बी बोलूं तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है एलिमेंट्स इन ए ओनली, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आपको इन कंसेप्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर लो तो बेहतर है, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे बीच में पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए जो लास्ट कॉन्सेप्ट थे ना, इनको बस आप ऐसे याद रखो कि हाँ जो है तो लैंग्वेज बदलती कैसे हैं, ये चीज़ें आप थोड़ा समझ लो कि हाँ जैसे अगर बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर लिखा हुआ है तो ये इंटरसेक्शन है, अगर हमें एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी निकालना है तो ये यूनियन है, अगर हमें ए प्लस बी करना है तो ये यूनियन है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें कंसेप्ट अपनी क्लैरिटी रखो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4, पी ए यूनियन बी इज 1/4, पी ए कॉम्प्लीमेंट 2/3, हमें ये पूछ दिया। अरे सर ये क्या पूछ दिया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। पर उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। वेन डायग्राम कैसे अप्लाई करना है जरा बता देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ नए पेज को लेकर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि वेन डायग्राम आपको कैसे अप्लाई करना है। देखिए अगर मैं बात करूँ वेन डायग्राम की, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमने सेट में पढ़ा हुआ है? जी सर पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेंगे? जी हाँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेंगे, बस हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। देखो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना,
जो भी क्वेश्चन आए, अगर एक इवेंट है, 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, कितने भी इवेंट हो, सभी में ये काम करेगा। अगर मैं 2 इवेंट का केस लेकर के चलूं, तो एक इवेंट हमारा ये हो गया, दूसरा इवेंट हमारा ये हो गया। ठीक है सर, अब हम नेमिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को कुछ नहीं करना है, केवल अपन को बस यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है। हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो इतना पार्ट है, केवल केवल जो इतना पार्ट है, ये हमारा हो गया ए। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, जितना मैंने आपको अभी पर्पल कलर में बताया था, वो केवल ए है। ठीक है, मतलब आप समझ लो इतना पार्ट है बस, इतना हमारा हो गया ए। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो ये हमारा हो गया बी, केवल इतना पार्ट। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो ये हमारा हो गया सी, केवल इतना पार्ट। याद रखना, केवल इतना पार्ट ही हमारा सी है, और ये हमारा हो जाएगा डी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। क्या मैं कह सकता हूं, बताइए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। क्या मैं, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन पे कैसे लगाएंगे इस पे, देखिए यहाँ पे हमें सिमिलर एग्जांपल है, जैसे हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, ये ए यूनियन बी क्या है भाई? ए यूनियन बी हमारा क्या है ये? क्या मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी यहाँ पे जो गिवन है, इट इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी? क्या मैं ये कह सकता हूँ सर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए प्लस बी प्लस सी? बिल्कुल सही सर, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं इसको। सर ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है 3/4। ठीक है सर, उसके बाद दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। क्या मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी सी है। तो क्या मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी सी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1/4। सही है सर, 1/4। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपको जो दिया हुआ है पी ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं कह सकता हूँ पी ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट? ए में जो नहीं है, बताइए ए में क्या नहीं है ऐसा जो कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में हमें निकालना है? तो क्या मैं कह सकता हूँ सर ए में ये पूरा ए है अगर, तो इसमें बी नहीं है और डी नहीं है, सी तो ए में इंक्लूडेड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? बी प्लस डी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बी प्लस डी कितना गिवन है? 2/3। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जो बोल रहा है सर, अभी तक तो आसान था सर, लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब हुआ? ये सर केवल यही पूछ रहा है कि ए के बाहर और बी के अंदर, क्या बोल रहा है? ए के बाहर और बी के अंदर। सर इसका क्या मतलब? ए के बाहर, क्योंकि ए के बाहर क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है ये, ए के बाहर और बी के अंदर क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन है। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आप सबको समझ में आ रही है। तो ए के बाहर और बी के अंदर क्या है सर? ए के बाहर और बी के अंदर। सर बी के अंदर और ए के बाहर तो केवल एक ही चीज है, वो है हमारी बी। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब मुझे ये बताओ सर, आप ए की बात बी की बात कर रहे हो, मैं ए बी सी डी सब निकाल दूं? अरे सही बोल रहे हो कि नहीं? हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन हैं, तो क्या आप बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं और आप इसको खुद ट्राई करना। इसका आंसर आएगा बी इज इक्वल टू 5/12। आई होप आप सब इसको ट्राई जरूर करोगे, और ट्राई करने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा यहाँ देखना, JEE मेंस 2020। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, JEE का है, मेंस में आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट का है, और जो है तो हमें ये फंसाया जा रहा है हमें लैंग्वेज से कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर
प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी अकर, ये तो चलो ठीक है, हमको पता है ये ए यूनियन बी होता है, ए और बी अभी हमने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकर, हाँ मैंने आपसे बताया था ना, ये कभी ए इंटरसेक्शन बी नहीं बोलेगा, ये इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके बोलेगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात आती है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज। सर अभी कुछ नहीं सोचते हैं, अभी एक काम करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है सर, बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। ठीक है सर, अब क्या करें सर, अब बता रहे हैं ना क्या करना है। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी और ये डी। सर सबसे पहला जो काम होता है वो तो हमको याद है सर, सबसे पहले हमें लिखना होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है हमें बताइए जरा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 लिख लिया सर। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है ए और बी अकर। अगर मैं कहूँ, अभी इसको अपन समझते हैं, पर मैं क्या कह सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। हमें निकालना क्या है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि हमें क्या बोला है, बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर। इसका मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। अब बात आती है सर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का मतलब होता है कि ओनली ए और ओनली बी। क्या मतलब होता है इसका, ओनली ए और ओनली बी, ओनली ए और ओनली बी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ओनली ए और ओनली बी का मतलब क्या होता है सर, या तो ए में हो या फिर बी में हो। ओनली ए या तो ए बस में हो या फिर बी बस में हो। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज नथिंग बट ए प्लस बी। अरे बात समझ आई कि नहीं, केवल ये, या फिर ऐसे बना लो आप, हमें ये गिवन है आप समझ लो। ठीक है, तो ए प्लस बी के कितना गिवन है, 2/5। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है, अब सर 3 इक्वेशंस हैं, सर आप बोलो तो मैं तीनों की वैल्यू निकाल दूं, लेकिन मुझे केवल यहाँ पे कितनी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। आई होप आप कैलकुलेशन कर लोगे। वैसे कैलकुलेशन इसमें कितनी सिंपल है मैं आपको बताऊं, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 दिया है, सीधा आपको इसमें कितनी वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें आप पुट कर दो, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए प्लस बी 2.5 दिया हुआ है, तो 2/5 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। तो सी हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 2/5। तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, आप लोग निकाल लेना। पर मैं आपको बता दूं कि अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, और हमारी सी की वैल्यू और क्या आ जाएगी, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारी सी की वैल्यू आएगी 0.10 और आंसर हो जाएगा हमारा बी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया था जेडबल मेंस 2020 में आया था। ठीक है, तो आई होप आपको आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये हमारा आया है एनडीए 2017 में। ठीक है, एनडीए के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल, एकदम लड्डू सवाल दिया इनने। अ कार्ड इज ड्रॉन, देखिए कार्ड के क्वेश्चन भी आज हम समझेंगे। ठीक है, फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, अ रेड कार्ड। क्या मतलब इसका, इसको हम समझते हैं। थोड़ा सा पहले एक बार नोट कर लेते हैं कि कार्ड्स क्या होते हैं। सर ये तो आपने पहले लेक्चर में समझाया था, लेकिन अभी से भूल गए हम। कोई बात नहीं, भूल गए तो क्या हो गया। देखो सबसे पहले, एलो विजिबल है क्या, नहीं विजिबल है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। हमारे पास सर 4 सूट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा हार्ट, एक होता है हमारा डायमंड, और एक होता है हमारा स्पेड, और एक होता है हमारा क्लब। हमारे एक ब्लैक सूट होता है और एक हमारा रेड सूट होता है, ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स। सर टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं 26। सर इन अब देखो सबका सबका जो है डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सिमिलर है, इसलिए ध्यान से समझना। हार्ट में, एक मिनट, हाँ, हार्ट में ऑनर कार्ड है 4, डिजिट कार्ड है 9, फिर इसमें डायमंड में भी ऑनर कार्ड 4 है और डिजिट कार्ड 9 है। डिजिट कार्ड का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से 4 ऑनर कार्ड्स हैं इसमें भी डिजिट कार्ड्स हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा एक बात और नोट कर लेना,
इन सब में एक एक किंग होता है, इसका मतलब टोटल किंग कितने हुए? 4 हुए। हार्ट में भी एक किंग होता है, और इसी तरीके से डायमंड में भी एक किंग होता है, स्पेड में भी एक किंग होता है, और टोटल 4 किंग्स हमारे पास होते हैं। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे इसको बताइए बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हम 52 कार्ड्स लिखते बैठेंगे क्या? नहीं, हम सीधा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा? 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो हमें सबसे पहले एक किंग का निकालना है। अगर एक किंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि किंग कितने आ सकते हैं? 4। तो नंबर ऑफ किंग का इवेंट कितना हो जाएगा? 4। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इज नथिंग बट 4/52। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसको और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा ये 1/13। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं रेड कार्ड की बात करूँ, रेड कार्ड के लिए सर हमें कुछ नहीं करना। रेड कार्ड्स हमारे होते हैं सर 26, अभी हमने सीखा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सर नंबर ऑफ रेड कार्ड की बात करूं तो ये हो जाएंगे हमारे 26। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं रेड कार्ड की तो ये हो जाएगी हमारी 26/52, जो कि हो जाएगी हमारी 1/2। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। देखिए कितना लड्डू सवाल था। ठीक है, बस कार्ड के कंसेप्ट में थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अ डाई इज थ्रोन वंस। क्या बोल रहा है? अ डाई इज थ्रोन वंस, what is the probability of getting a prime number? What is the probability of getting a prime number and a number divisible by 3? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो पता है हमें, ये देखिए 2016 में पूछा गया ये एनडीए में। ठीक है, 5 और 6। पहला है अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सर प्राइम नंबर तो यहाँ पे केवल 2 है, 3 और 5 है। जी हाँ सर, ये तो हमको समझ में आता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6। अरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 2, 3, 5, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 6। यहाँ पे हमने वही चीज की, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड है हमारा अ नंबर डिविजिबल बाई 3। क्या हम इसको कैसे कर सकते हैं बताना जरा? नंबर डिविजिबल बाई 3 अभी हमने बताया था कि यहाँ पे वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें आएगा हमारा 3 और 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सीधा यहाँ पे डाल सकते हैं 2/6, और ये हमारा हो जाएगा 1/3। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर एनडीए 2016। ये हमारा हो गया सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। क्या मतलब इसका? एक बैग है, बैग बना लेते हैं पहले। एक बैग है, उसमें क्या है? 5 व्हाइट, मतलब 5 व्हाइट बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल, प्लस 3 ब्लैक। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। कितना लड्डू सवाल है, 2018 में पूछा गया। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। 3 ब्लैक बॉल है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? 3/8। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अरे 3 ब्लैक बॉल है, हमको एक बॉल निकालनी है, तो अगर हम हमारे जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे ब्लैक बॉल निकालने के? 3 होंगे। और टोटल आउटकम्स हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है 5 + 3 होगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ लेटर is chosen at random from the word probability. Find the probability that the letter chosen is a vowel. देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को लिख लेते हैं।
देखिए हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर पर हमारे ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है 2019 में। कितने टर्म्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कह सकता हूँ मैं 11 टर्म्स हैं। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना हो जाएगा? 11। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज 11। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद में क्या कह सकता हूँ? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वॉवेल। तो वॉवेल के लिए हमारे पास क्या होता है? वॉवेल आपको पता होंगे कि ये होते हैं हमारे AEIOU। आई होप यू ऑल नो दैट। अब देखिए यहाँ पे हमारे कौन कौन से वॉवेल हैं? एक तो सर ये O है, एक A है सर, ठीक है, एक I है, ये भी I है सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो नंबर ऑफ वॉवेल का या फिर जो वॉवेल का सेट बनेगा वो हमारा बनेगा, अगर मैं वॉवेल की बात करूं वो हमारा बनेगा सर OAII। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वॉवेल कितना हो जाएगा? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल कितनी आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 11। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं डाला है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप क्वेश्चन करोगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन शायद करवाया है, आप लोग देख लेना। और इस पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी के जो हमने बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे 11th की बात करो, चाहे JEE की बात करो और चाहे NDA की बात करो, जो कि 11th क्लास के लिए, जो 11th क्लास में है, अभी हमारी प्रोबेबिलिटी अभी बची हुई है जो कि हमारी 12th क्लास में है। जैसे बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि अभी हमारे बचे हुए हैं, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो अभी इंतजार करिए, अभी इन कंसेप्ट पर पकड़ बनाइए, लेक्चर्स को बार बार देखिए और धीरे धीरे करके आप JEE मेंस के भी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर जाओगे। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो जेई में आए हुए हैं वो आपके 12th के कंसेप्ट को यूज किया गया है उसमें। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि 11th के कंसेप्ट की नीड नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th। और ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और इन क्वेश्चंस को तो छोड़ना पाप है। ठीक है, तो थैंक यू और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।